अस्सलामुअलैकुम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? तो 5 मिनट वेट करें बेटा, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें जरा।
चलें आज कंटिन्यू करते हैं बेटा जहां हमने छोड़ा था टॉपिक को। तो बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट इंक्लूडिंग एंजाइम्स। इसमें अगर आप फर्स्ट 4 पार्ट्स देखें, ए बी सी और डी, ये एएस में है। सिर्फ एक लास्ट पार्ट ई है जिसके काफी फर्दर सब पार्ट्स हैं, ये पूरा A2 के अंदर है। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है आउटलाइन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स and mode of action of homogeneous, heterogeneous and enzyme catalysts, including the Haber process. Haber process से मैं आपको heterogeneous catalyst समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊपर पार्ट बी पढ़ें तो एएस में ही होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करा दी जाती है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट के जैसी होती है, और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। बट A2 में आकर आपको इनका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, जो इन्होंने ये टर्म यूज किया ना यहाँ पे, मोड ऑफ एक्शन, ये वर्ड कि ये दोनों किस तरह काम करते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, और इन द एंड एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की वर्किंग के लिए जो एग्जांपल यूज की जाती है सिलेबस में वो हेबर प्रोसेस की है, या कैटालिटिक रोल ऑफ प्लेटिनम है कि जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनम लगता है वो किस तरीके से काम करता है। ये दोनों हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हैं। ठीक है, होमोजेनियस कैटलिस्ट में ज्यादातर एग्जांपल इन दो की दी जाती है, जिसमें से पार्ट 3 तो आपने एएस में पढ़ा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड को एयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे करती है ये पढ़ना है, बट दिस इज न्यू और ये बहुत ज्यादा आता है सिलेबस में। ठीक है, कैटालिटिक रोल ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन द आयोडाइड पर सल्फेट रिएक्शन, और लास्ट में कैटालिटिक रोल ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी यूजिंग सिंपल लॉक एंड की मॉडल बट एक्सक्लूडिंग इनहिबिशन। तो ये सारी चीजें आज हमें पढ़कर इस टॉपिक को, चैप्टर को यहाँ खत्म करना है, और फिर कल से हम इसका इंशाल्लाह थॉरो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और मैंने जो है इसका एक असाइनमेंट स्कूल में दे दिया है, वो आई थिंक आपको कल परसों रिसीव करने के लिए, या जब भी कोई डेट आएगी रिसीव करने के लिए आपको, तो आपको जाके वो रिसीव करना होगा स्कूल से। और उसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चन हैं। लास्ट पहला असाइनमेंट थोड़ा बड़ा था, ये इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने आई थिंक बहुत मुश्किल 4 क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, ताकि वो आप आसानी से कर लें, और मेरे लिए भी चेक करना फिर आसान रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। मेजोरिटी क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद ही आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लें क्वेरीज आपकी। लेट्स स्टार्ट विद द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट किस तरह काम करता है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से मुख्तलिफ होती है। कुछ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल्स जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी वो यहाँ सामने लिखी हुई हैं। जैसे आयरन कैटलिस्ट हेबर प्रोसेस में यूज होता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, निकल यूज होता है मार्जरीन बनाने में, जैसे कि अल्कीन्स को अल्केन्स बनाने में, सैचुरेट करने में हाइड्रोजन गैस पास करके। प्लेटिनम यूज होता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। ये सारे जो हैं आपके हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल वेनेडियम 5 ऑक्साइड की दी हुई है। ठीक है, पर ये मैं थोड़ी सी बात आपको डिटेल में वर्क करके समझाता हूँ कि काम कैसे हो रहा है ना यहाँ पर स्टेप्स में। एक मिनट देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। तो फर्ज करें कि आपके पास ये रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड reacting with oxygen and converting into sulfur trioxide। ठीक है, अब अगर आपके पास एक कंटेनर है
और उस कंटेनर के अंदर ये दो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये गैसेस क्योंकि रैंडम मोशन वेनेडियम 5 ऑक्साइड कैटलिस्ट ऐड कर दें V2O5। बेस्ट तरीका V2O5 ऐड करने का है कि जो है उसकी पतली पतली नीडल्स जो हैं, क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ता है, वो आप इसकी वॉल से इस तरीके से लगाएं। मैं किसी एक नीडल की सरफेस को जूम करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होता है उसके ऊपर। अगर ये हमारी नीडल की पॉइंटेड सरफेस है, जिसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है, तो होता क्या है कि ये V2O5 की बनी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल जब जाकर इसके सरफेस पे टकराता है, ठीक है, SO2 चाहे जाके टकराए चाहे ऑक्सीजन जाके टकराए, क्योंकि आपको पता है गैसेस रैंडम मोशन में होती है ना, तो वो एक दूसरे से भी कोलाइड कर रही होती हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड कर रही होती हैं। तो जब वो जाके वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करती हैं, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। अच्छा, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? ये इस तरीके से होता है कि फर्ज करें जैसे कि आपके पास घरों में पर्दे लटके हुए होते हैं, ठीक है, और अक्सर बच्चों की ना कुछ खेलने के लिए टॉयज आते हैं जिसमें काफी पॉइंटी सी फिंगर प्रोजेक्शन लगी होती है। एक तो डार्ट गेम आता है ना, बोर्ड का, लोग डार्ट्स खेलते हैं, डार्ट्स मारते हैं, उसके आगे तो नीडल लगी हुई होती है, तो फोर्स से जाके उस लकड़ी होती है, स्पंज होता है, जो भी होता है, उस पर जाके चिपक जाता है। इसी तरह छोटे बच्चों का एक गेम आता है, डार्ट गेम ही होता है, पर उसमें ऑब्वियसली बच्चों को नीडल्स तो नहीं दे पाते, तो वो एक बॉल सी देते हैं जो कि जाके स्टिक कर जाती है, ठीक है, उसकी सरफेस पे। बोर्ड की सरफेस भी ऐसी बनी होती है कि जैसी वो बॉल आप उस पर मारते हैं तो वो उसको स्टिक कर लेता है। तो वो एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको फिजिकली खींचेंगे बॉल को, तो दोबारा वो उसकी सरफेस से बाहर आ जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन समझने का एक और आसान तरीका ये कि जैसे टीचर्स व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो वो जो इंक होती है ना व्हाइट बोर्ड मार्कर की, वो फौरन से बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद ड्राई हो जाती है। तो परमानेंट इंक में और ड्राई इंक में ये फर्क होता है कि ड्राई इंक जो होती है, जो आपकी व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है, उसकी इंक, वो उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एडजॉर्ब हुई हुई होती है। मतलब अगर आप टीचर लिख कर चले गए बोर्ड पे, अगर आप हाथ से भी जाके उसको थोड़ा सा हटाएंगे तो वो आसानी से उसकी सरफेस से हट जाएगा, कपड़ा लेके हटाएंगे और आसानी से हट जाएगा, क्योंकि वो इंक ना व्हाइट बोर्ड की सिर्फ सरफेस पे चुपकी हुई है, उस सरफेस के अंदर नहीं गई हुई। कंपेयर टू अ परमानेंट इंक मार्कर, अगर परमानेंट इंक से लिखेंगे तो वो जो इंक है वो सरफेस के ऊपर नहीं होगी, इनफैक्ट वो सरफेस के अंदर चली जाएगी, और अगर आप उसके ऊपर हाथ या कपड़ा लगाएंगे तो वो उसके ऊपर से साफ नहीं होगा, और ना उसका कोई डिजाइन चेंज होगा, ना वो खराब होगी, स्प्रेड होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो व्हाइट बोर्ड में से हट जाए, तो उसके लिए आपको कुछ सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, जैसे कि इथेनॉल। अब इथेनॉल लेकर आएंगे तो जैसे नेल पॉलिश रिमूवर हुआ, उसमें इथेनॉल होता है, उससे साफ करेंगे तो वो जो इंक बोर्ड की सरफेस के अंदर गई हुई है, जिसको हम एब्जॉर्ब कहते हैं, AB, वो फिर उस सरफेस में से निकलकर आपके नेल पॉलिश रिमूवर में डिसॉल्व हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे, अगर फर्स्ट करें रेड कलर की इंक है, तो जो कॉटन या कपड़ा आपने जिस जो यूज कर रहे हैं आप, जिसमें सोक हुआ है इथेनॉल, वो पूरा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड इंक के साथ ऐसा नहीं होता। व्हाइट बोर्ड इंक जो है, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक होती है, वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ऊपर चिपकी हुई होती है, आप आसानी से हटाएंगे हट जाएगी, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होती है, एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर होती है, ठीक है। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि रिएक्टेंट्स उसकी सरफेस से एड्सॉर्ब होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को अपनी सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेगा तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह काम खराब होगा अगर टीचर जो है व्हाइट बोर्ड मार्कर व्हाइट बोर्ड पे परमानेंट इंक से लिख दे, तो आगे व्हाइट बोर्ड अब इस्तेमाल ही नहीं हो सकता जब तक आप उसको क्लियर ना करें। तो कैटलिस्ट की सरफेस ना हमेशा क्लियर रहना चाहिए, तो उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना वो कैटलिस्ट काम नहीं करता। सो
हैविंग सेड दैट, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए एड्सॉर्प्शन। एक तो यार ये मिटाने में बड़ा टाइम लेता है, एक सेकंड कॉपी करो। सो एड्सॉर्ब करते हुए जरा ध्यान में रखें, फर्स्ट करें, पहला जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब कर रहा है वो SO2 है। तो V2O5 क्या करेगा, जैसे ही इसकी सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होगा, V2O5 अपनी एक ऑक्सीजन उसको दे देगा और V2O4 बन जाएगा और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, द प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन ना करता हो, ये सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट्स एड्सॉर्प्शन करते हो, ये जरूरी है। और कैटलिस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन ना करता हो, ये बहुत जरूरी है, ताकि जैसे यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बने ना, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्यों है, क्योंकि सेकंड स्टेप आपका रिएक्शन है। यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है फिर कैटलिस्ट से, ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, डिसॉर्प्शन, कि जो प्रोडक्ट बने वो फौरन से सरफेस के ऊपर से हट जाए। ठीक है, ताकि सरफेस फिर से क्लियर हो जाए। और अब अगर आप देखें तो सरफेस V2O4 की बन गई है, इट्स नो लॉन्गर V2O5, वेनेडियम 5 ऑक्साइड नहीं है ये। अब ये SO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी एफिनिटी ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगी। जब ऑक्सीजन इसकी सरफेस से आके कोलाइड करेगी, ऑक्सीजन इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन फौरन से इसको अपनी ऑक्सीजन देके V2O5 बना देगी दोबारा से। कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, रीन्यू हो जाएगा, और फिर ये दोबारा से इस राउंड को रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से कि दोबारा से एक और SO2 का मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो, V2O5 अपनी ऑक्सीजन उसको देके SO3 बनाए, SO3 फौरन से डिसॉल्व हो जाए, और फिर अब ऑक्सीजन आकर एब्जॉर्ब हो उसकी सरफेस पे, फिर रिएक्ट करे इससे, उसको दोबारा से V2O5 में कन्वर्ट करे। ठीक है, दिस इज हाउ a heterogeneous catalyst works in 3 steps: adsorption, reaction on the surface of the catalyst जिसमें catalyst खुद इन्वॉल्व होता है, and then desorption। ठीक है, इसके बारे में किसी क्वेश्चन है तो कुछ पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अ होमोजीनियस कैटलिस्ट, जो कि ज्यादा डिटेल में है। ये बात सबको क्लियर है तो जरा चैट में लिखें, किसी को कोई सवाल तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। जी जरा सब बच्चे रिस्पॉन्स कर दें तो बेहतर है, ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि सबको समझ में आ गया था। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चों के मैसेज आ गए मेरे पास। ओके गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है एज द रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आपके एएस में थी, वो मैं रिपीट कर देता हूं, और फिर एक नई एग्जांपल है। दिस इज कॉल्ड, अल्तमश क्या कह रहे हैं बेटा, मैसेज में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आई, माइक अनम्यूट करें। सर मैं कह रहा था कि जो रिपीट वाला पार्ट, रिन्यू वाला पार्ट है, वो दोबारा रिपीट कर दें। कैटलिस्ट की सरफेस रिन्यू वाला पार्ट, जी सर। जब आपके ताकि कैटलिस्ट की सरफेस दोबारा से अवेलेबल हो जाए, ताकि उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करे। ऑक्सीजन जब उससे रिएक्ट करेगी तो वो उसको दोबारा से V2O5 बना देगी। देखें पहले स्टेप में क्या हुआ, V2O5 V2O4 में कन्वर्ट हो गया। अब V2O4 से रिएक्ट करना है ऑक्सीजन को, पर उसके लिए जरूरी है कि SO3 पहले हटे।
तो SO3 जो है इसकी सरफेस से जैसे ही हटता है V2O4 की, तो जाकर इसकी जगह पर आकर ऑक्सीजन टकराएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन आके इससे स्ट्राइक करेगा, इसकी सरफेस दोबारा से V2O5 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें उसी में ही जो वो पहले थी। अब आके दोबारा यहाँ पे कौन कोलाइड कर सकता है? एक नया मॉलिक्यूल SO2 का। जब नया मॉलिक्यूल SO2 का कोलाइड करेगा तो फिर यहाँ से एग्जिट करेगा SO3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा V2O4 में दोबारा से, फिर से आगे ऑक्सीजन कोलाइड करेगा उससे। इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। सो पहले तो मैं आपको एक AS की एग्जांपल से समझा देता हूँ, होमोजेनियस कैटलिस्ट, और फिर एक A2 में एक नई एग्जांपल है होमोजेनियस कैटलिस्ट की, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। AS की एग्जांपल थी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें हम ये पढ़ते थे कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो इनके कोलिजन से क्या होता है कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इक्वेशंस आपको याद होंगी। फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोबारा से ऑक्सीजन गेन करके NO2 बन जाती थी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को रिएक्शंस को ऐड करें, ओवरऑल इक्वेशन बनाएं, तो ओवरऑल इक्वेशन ऐसा लगता है कि NO2 और NO2 कैंसिल, NO और NO कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन आपका लगेगा कि SO2 का रिएक्शन हाफ ऑक्सीजन से हो रहा है और वो SO3 बन रही है, जबकि ये ऑक्सीजन डायरेक्टली SO2 को नहीं मिली है। बीच में कौन इन्वॉल्व था? NO2 एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ये आपकी AS की एग्जांपल थी। बट A2 के अंदर एक नया रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन पर ऑक्सीसल्फेट एनाइन H2O8 2 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है, इन्हें ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है पर सल्फेट एनाइन, पर सल्फेट एनाइन या पर ऑक्सीसल्फेट एनाइन भी कहा जाता है इसको, इसका नाम याद रखिएगा। +2 आयोडाइड नेगेटिव, ये भी कोई सॉल्ट होता है, उसमें से सिर्फ आयनिक इक्वेशन लिखी जा रही है, फॉर्मिंग आयोडीन एक्वस +2 सल्फेट 2 नेगेटिव। अच्छा, अगर आप नोट करें तो ये दोनों एनाइंस हैं और कोलिजन्स बिटवीन एनाइंस इज डिफिकल्ट फॉर द रीजन के वो लाइक चार्जेस हैं और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और रिएक्शन जब तक नहीं होता जब तक के कोलिजन ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिएक्टेंट इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से आइडेंटिफाई करें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। जी, आजम मोहम्मद अकरम भाई जरा माइक अनम्यूट करेंगे अपना। आजम मोहम्मद अकरम भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेटा बताओ कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज है और कौन रिड्यूस है इसमें? सर ये आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है कैसे पता? सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे पता आपको? ऑक्सीजन स्टेट से बताएं। सर क्या कहते हैं सर, माइनस से वो कहते हैं नॉट जीरो पे जा रहा है। यहाँ पर क्या है इसका नंबर? यहाँ सर वो नॉट हो गया ना, नॉट, ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉट ये नॉट, जी नॉट है ये। जीरो ऑक्सीडेशन, जीरो नंबर कहते हैं इसको बेटा, नॉट नहीं है ये। नॉट ऐसा तब सर कहते हैं जब जीरो। डेल्टा H के ऊपर लगा हुआ होता है ना, ये नॉट होता है। वो
मैथ्स वाला 0 है, मैथ्स में 0 मिलता है ना, ये वो है। जी जी। कोई बात नहीं, आगे से 0 जा रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन होगी। तो ये बात डन हो गई कि आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करने, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा, और अगर आप चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल कर इस बात को देख सकते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सल्फर +7 से +6 जा रहा है उसमें, ठीक है। S2O8 2 नेगेटिव इज रिड्यूस्ड, यानी कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। प्रॉब्लम ये कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इनके बीच इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव नेगेटिव से कोलाइड नहीं कर पा रहा, सही है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है आयरन 2 या आयरन 3, आपकी मर्जी है, किसी भी एक से कैटेलाइज करा दें इसको, सही है। ये इसका होमोजेनियस कैटलिस्ट है, आयरन 2 या आयरन 3। अब याद रहे कि आयरन 2 और आयरन 3 में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयरन 2 कैन कन्वर्ट इनटू आयरन 3 and iron 3 can convert into iron 2 by simple loss and gain of electron। ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये ध्यान में रखिएगा, रेड कलर से मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि हम कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि इस प्रोसेस को हम आसानी से समझ सकें। जी अवेश लतीफ भाई, माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी सर। अच्छा, फर्ज करें आप जो है ना वो आयोडाइड है, ठीक है। आयोडाइड को इलेक्ट्रॉन लूज करना था या गेन? लूज करना है। अच्छा, मैं पर ऑक्सी सल्फेट एनायन हूं, मुझे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है, जो आप लूज कर रहे हैं, बट हमारे बीच कोलिजन इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि लाइक चार्जेस की वजह से रिपल्जन है, सही है। फर्स्ट करें बीच में एक कैटलिस्ट आए आयरन 2, आयरन 2 किस में कन्वर्ट होता है बेटा, जरा यहाँ देखकर बताओ, जो मैंने तुम्हें नंबर 1 में यहाँ लिखा है। Fe3+, मतलब ये Fe3 ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा स्टेप है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब अगर आप एक कंटेनर इमेजिन करें, एक कंटेनर में मैं और आप दोनों पड़े हुए हैं एक्वस फॉर्म में, यहाँ पानी है ये H2O, उस पानी में S2O8 नेगेटिव 2 नेगेटिव भी है और I नेगेटिव भी है। अच्छा, I नेगेटिव आप क्या करना चाहते हैं? लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या करना है? गेन। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया ऊपर से? आयरन 2+, और आयरन 2+ भी आप डिफाइन कर चुके हैं, क्या करना चाहता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो आयरन 2 पे प्लस चार्ज है, वो हम दोनों से कोलाइड कर सकता है क्योंकि हम दोनों पे माइनस चार्ज है, सही। पर इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन देखकर बताओगे वो किससे कोलाइड करेगा? सर S2O8 से। क्यों? क्योंकि सर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और S2O8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, राइट? जी। तो क्या होगा कि Fe2+, यहाँ पे देखें जो मैं अब यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, Fe2+ अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? S2O8 को, जिसकी वजह से S2O8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद? SO4 में। SO4 और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता था? आयरन Fe3+। में। अब आपके बीकर में ये तो खत्म हो गया, ये गया, अब आपके बीकर में कौन आ गया? आयरन 3 आ गया। एक रिएक्टेंट से जान छुट गई, वो SO4 में कन्वर्ट हो गया। आयरन 3 क्या करता है? स्टेप 2 पढ़ें जरा, ये जो लिखा है आयरन 3 क्या करता है? आयरन अपने आप को रिड्यूस कर देगा Fe2+। वो आयरन 2 में कन्वर्ट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो फौरन से आयरन 3 क्या करेगा? वहां मौजूद किससे रिएक्ट करेगा? I- आयोडीन से, आयोडाइड से माइनस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
Fe3+। Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी, सॉरी। तो ये तो वही चीज बन गई जो आपने शुरू में ऐड की थी ना। कैटलिस्ट का काम जी यही जी होता है ना, इन द एंड जी जी, अनचेंज सही रहना। सही। और आयोडीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जो कि वो देना चाह रहा था शुरू से। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था आयोडीन इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, और देकर वो जी, क्या बन गया, आयोडीन गैस। आयोडीन का मॉलिक्यूल बन गया बिल्कुल वो। ये गैस। तो हुआ ये कि अगर मैं और आप आपस में रिएक्ट नहीं कर पा रहे, आप इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते थे, मुझे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना था, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, बीच में आकर अपना इलेक्ट्रॉन मुझे देकर मेरा जो पार्ट है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो पूरा किया। अब क्योंकि कैटलिस्ट के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है और कैटलिस्ट को अब इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो वो किससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, आपसे वापस ले लेगा। तो अब जरा सोचें कि अगर मैं और आप दोनों आमने सामने और आपके पास से इलेक्ट्रॉन मेरे पास आना है और वो नहीं आ पा रहा क्योंकि चार्जेस सेम है हमारे, कोलिजन नहीं हो पा रही, तो बीच में अगर एक इंटरमीडिएट आए और वो एक इनके वैसे के वैसे रही। उसके इलेक्ट्रॉन अनचेंज रहे जी। और आपके पास से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन। गेन हो गया है, तो वो जो काम डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था वो उस चैनल के थ्रू हो जाता है। सही। अब अगर इसके अंदर आयरन 3 आता ना बीच में, पहले कौन डालते आप, आयरन 3, तो बताओ क्या होता अगर आप आयरन 2 पहले नहीं डालते। आयरन 3 डालते तो रिवर्स हो जाता, पहले आयोडाइड से रिएक्ट करता, बाद में Fe2 हो जाता, फिर बिल्कुल SO2O8 से सही। हो जाता। आपका जो सही है। स्टेप 2 है वो स्टेप 1 में कन्वर्ट हो जाता, और स्टेप 1 जो है वो स्टेप 2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप आयरन 3 हमारे बीच में लेकर आते हैं, एक तरफ आप खड़े हुए आयोडाइड, एक तरफ मैं खड़ा हुआ परऑक्सी सल्फेट, आपने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मुझ तक इलेक्ट्रॉन आना है, तो जो बीच में बंदा आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन पहले मुझे दे और फिर बाद में आपसे ले, यानी कि पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे फिर बाद में गेन करे, जरूरी ये नहीं है। पहले गेन कर सकता है, आपसे ले सकता है और बाद में मुझे दे सकता है। यानी कि ठीक। कैटलिस्ट पहले अपना इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को इलेक्ट्रॉन की कमी में जाकर फिर इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है, या पहले इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को इलेक्ट्रॉन एक्सेस में डालकर फिर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर हम रिवर्स में देखें तो रिवर्स में क्या होगा हमारे पास कि अगर आपने एक बीकर में आपके पास S2O8 2- है और आयोडाइड पड़ा हुआ है और आप इसमें आयरन 3 डाल देते हैं, तो आयरन 3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। पहले आपका स्टेप 3 पहले होगा, स्टेप 2 ये वाला स्टेप 2 पहले हो जाएगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आयरन 2 बन जाएगा, आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन बन जाएगा, उसका काम हो गया। अब क्योंकि वो आयरन 2 बन गया है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है सॉरी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जाकर दे देगा S2O8 को। जब वो S2O8 को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो SO4 बन जाएगा 2-, और वो दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयरन 3+ बन जाएगा। अब चाहे आप पहले सीक्वेंस को पढ़ें चाहे दूसरे सीक्वेंस को पढ़ें, आप जब भी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए जब भी आप इन्हें ऐड करेंगे ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए, तो होगा क्या, आयरन 2 यहाँ से और आयरन 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आयरन 3 यहाँ से और आयरन 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे कि रिएक्शन किसके बीच हुआ है, S2O8 + 2 आयोडाइड फॉर्मिंग 2SO4 2- प्लस आयोडीन, इनके बीच रिएक्शन हुआ है। जबकि डायरेक्ट रिएक्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। ये रिएक्शन किसने कैटेलाइज करवाया था, आयरन 2 ने कैटेलाइज कराया था। जी, ये बात सब बच्चों को बेटा क्लियर हुई? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अगर क्लियर हुई है तो चैट में लिख दें, और कोई चीज नहीं समझ में आई तो जरा माइक अनम्यूट करके पूछ लें। एनी क्वेश्चन एनीवन? कोई सवाल नहीं है। सो दिस बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ योर टॉपिक। यहाँ पर एंड में फिजिबिलिटी के नाम से एक टॉपिक है, वो अभी मत पढ़िएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मर्ज हुआ हुआ है। जब आप
आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये वहां से मर्ज है। ये आपका सिलेबस यहाँ खत्म हो गया। फिजिबिलिटी का कंटेंट नहीं पढ़िएगा, इससे पहले जो कुछ भी सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एंड के बस 2 पेजेस हैं, ये नहीं पढ़िएगा, 38 और 39। इससे पहले के सारे पेजेस, पेज 1 से लेके पेज 37 तक सब पढ़ लें आप, ठीक है। दूसरा ये है कि जो पास पेपर्स हैं, इसके बारे में आपको ये बता दूं कि हम कल से जो वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम दोबारा से जो सब टॉपिकल पास पेपर्स हैं, वर्कशीट फॉर रिएक्शन का रेट ऑफ एक्शन में इनिशियल रेट मेथड 1, इनिशियल रेट मेथड 2 के जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैं एक दफा खुद से करा चुका हूँ, आंसर लगे हुए, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रखूंगा आपके साथ। और मैंने जो एंड में क्वेश्चन हैं, जैसे देखें ये इनिशियल रेट मेथड 2, ये भी सारे मैंने आपको करवा दिए थे क्लास में, आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा इसको। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो ये ग्राफिकल मेथड आएंगे, ग्राफ के भी क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए थे आपको। मैं जो बात दिखाना चाह रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वो ये है, ये ग्राफिकल मेथड आया था, ये ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए थे। अभी फिर लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस किए थे, ये आपको याद होगा कि मैकेनिज्म ए सूटेबल है या मैकेनिज्म बी सूटेबल है, या इससे रिलेटेड फिर हमने ये सॉल्व किया था कि आयोडीन किस उसमें आना चाहिए। फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया था, वो हम नहीं कर पाए थे। तो आज जो आपका सिलेबस एंड हो रहा है वो कैटलिस्ट के क्वेश्चंस पे एंड हो रहा है, और कैटलिस्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मतलब बताएं, वो आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उन्होंने कोई 6-7 मार्क्स का एक पूरा पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया आपको, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली बताई हुई है कि आप आयरन को यूज करें एज एन एग्जांपल, और हमें बताएं कि आयरन एज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है, और आयरन प्रोसेस यूज कर लेंगे। और आयरन एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए जो आपको अभी मैंने इक्वेशन रिएक्शन पढ़ाया है वो यूज करेंगे। इसमें उन्होंने बुलेट पॉइंट्स में आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या बताना है। नंबर 1, स्टेट व्हाट द कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट कौन है। जैसे एक में आयरन है और एक में आयरन 2+ की एग्जांपल ले लें या 3+ की एग्जांपल, इसके मार्क्स हैं। वेदर इट इज एक्टिंग एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनियस, वो आप बता देंगे। एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें और आउटलाइन करें कि वो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, मतलब किस तरह से रिएक्शन को फास्ट करता है। आपको पता है 2 माइनस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी। बीच में आयरन 2 या आयरन 3 आएगा तो कोलिजन फैसिलिटेट हो जाएगी, जल्दी फास्ट हो जाएगी। ये इसका आंसर है, अगर आप पढ़ें कि इन्होंने किन पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, जरा एक दफा पढ़ लें पार्ट 2 के पॉइंट्स को। ठीक है, इसके बाद इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये भी आसान है, ये ट्राई कीजिएगा और जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा इसको बाद में। यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। ये जो अपडेटेड क्वेश्चन है ना 2019 के, ये मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दे दी है, तो इससे आगे तो आपने नहीं जाना, ये आपको स्कूल की तरफ से हार्ड कॉपी में एज एन असाइनमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो कल से हम वीडियो लेक्चर्स के जरिए दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो सीरीज के जरिए आपको ये टॉपिक रिवाइज कराऊं, और नेक्स्ट वीक मंडे को इसका टेस्ट होगा रिएक्शन काइनेटिक्स का, या शायद मंडे को हम एक रिवीजन क्लास रख लें पास पेपर्स की, के बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो सारी आप एक दफा पूछ लें मंडे को, और फिर ट्यूसडे को इसका टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं एक सीक्वेंस सोच रहा हूँ, और ये आपको फिर हैंड आउट स्कूल से मिलेगा जब भी सर इमरान आपको कॉल आउट करेंगे कि आपने आके हैंड आउट लेना है। तो 2019 से आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने हैंड आउट की फॉर्म में स्कूल को पहुंचा दिया है, तो ये वो आपने वहाँ सॉल्व करने हैं। इसके अलावा ये है कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो वो फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। एनी क्वेश्चंस बेटा, किसी की तरफ से कोई सजेशन, कोई मसला आ रहा हो तो बताएं अभी।
ठीक है, तो अब आपने कल से ये करना है कि कल मैं इंशाल्लाह आपको पहली वीडियो अपलोड करूंगा, दैट विल बी ऑफ इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, कि इनिशियल रेट मेथड के जरिए हम किस तरीके से ऑर्डर निकालते हैं, वो हम कल कवर करेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे को जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, दैट विल बी ऑफ द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ्स के जरिए हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। और थर्ड वीडियो जो होगी वो ऑब्वियसली ये आपकी मैकेनिज्म और कैटलिस्ट के ऊपर होगी। तो 3 टॉप वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कवर करें, और फिर आप उसके हिसाब से साथ में पास पेपर टॉपिकली कर लीजिएगा। मंडे को क्वेरीज पूछेंगे। चलें भाई, अल्लाह हाफिज, आज यहीं तक रखेंगे।